जितने भी कश्मीरी वहाँ पे हैं उन्होंने सभी ने उसका साथ दिया। और वहाँ के लोग बिल्कुल ही निकम्मे नालायक नकारा हैं। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, बैठे बैठे पैसे कमाना है। तो उनको वी हैव टू स्टॉप द बिजनेस विद पाकिस्तान, दैट इज़ फॉर श्योर। इवन मैचेस भी वी हैव टू स्टॉप प्लेइंग विद देम। कि हमें अब हिंदुओं को डर डर के रहना पड़ेगा, या तो हम भी कन्वर्ट हो जाए, मुस्लिम बन जाए, तो हमारी जान सेफ में रहेगी। शायद बिना गोली और बम के ये मर रहे हैं, मर जाएंगे। पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। जब पीने को पानी नहीं है तो खाने को रोटी नहीं होने उनके पास। नागरिकत्व तो कैंसिल करना ही चाहिए। नॉट इवन पाकिस्तान, इवन बांग्लादेशियों का भी कैंसिल करना चाहिए। इस लोग घूमने के लिए, खुशी मनाने के लिए आते हैं, तो ये अचानक ऐसा हुआ तो बहुत दुख लगे। पहले की जो नपुंसक सरकार थी वो उसने कभी नहीं करा, और मोदी सरकार ने जो ये निर्णय लिया है हम इसका समर्थन करते हैं। नमस्कार, मैं सेजल और आप देख रहे हैं समाचार 24+। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस पे। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले से देश हिला हुआ है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हमले के तुरंत बाद ही सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त निर्णय लिए। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले पे सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े निर्णय लिए। उन्होंने, क्या लगता है आपको, आप उन निर्णय से सहमत हैं या नहीं? निर्णय से सहमत हैं थोड़ा बहुत, मतलब वो न्यूट्रल है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इंडस वैली को बंद करा है, 48 घंटे में पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको भारत से बाहर भेजने का फैसला लिया है, ये तक तो एक लॉलीपॉप है। देखो, उन्होंने हमारे 27 टूरिस्ट को मारा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद जब हमने जवाब दिया था, तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी भारत देश में हमला करने की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 56 इंच की छाती है। लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं हमला करके उन्होंने कि 56 इंच की छाती को तोड़ दिया है। तो मैं उन सभी लश्कर तैयबा, TRF और जितने भी जैश मोहम्मद बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं, उनके लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि नज़्म इस नज़्म को उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। ये नज़्म इस नज़्म को उन्वान है, सब याद रखा जाएगा। एक काम करो, तुम हमारा कश्मीर में कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। एक काम करो, तुम गोलियां लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, तुम लिखो, तुम पहलगाम में जुल्म लिखो, तुम जम्मू कश्मीर में जुल्म लिखो, तुम इस धरती पर जुल्म लिख दो, आसमान में भारत माता की जय लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। जितने भी ये आतंकवादी संगठन हो रहे हैं और जो आतंकवाद फैला रहे हैं, सब याद रखा जाएगा, चाहे वो केरल हो, कश्मीर हो या बंगाल हो। पाकिस्तान से पहली बात तो हम पाकिस्तान के भरोसे नहीं है। अब जो ट्रेड वॉर चल रहा है, आपने देखोगे टैरिफ वॉर चल रहा है चाइना वर्सेस अमेरिका का, ये भारत की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान भिखारी देश है, पाकिस्तान के पास जो वेपन्स है वो चाइना से लिए हुए वेपन्स है, क्योंकि चाइना को वो अपना नाजायज़ बाप मानता है। और सबसे बड़े, हमें कोई डर नहीं है। अब हमने कनाडा से रिश्ते तोड़ दिए, क्यों? खालिस्तानी मूवमेंट चला रहा था। हम पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ देंगे, पहली बात तो कोई रिश्ते थे नहीं, जो छोटे मोटे थे वो भी तोड़ दिए। लेकिन हमें पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब देना होगा कि आतंकवादियों की 7 नस्लें भी भारत में हमला करने की बिल्कुल ना सोचें। उन्होंने धर्म देख के टारगेट इसलिए करा, देखो धर्म देख के टारगेट करा ये बहुत गलत था, लेकिन उन्होंने टारगेट इसलिए करा, वो सोच रहे कि सिविल वॉर हो जाएगा। अगर सिविल वॉर हो जाएगा और अगर पाकिस्तान के ISIS के एजेंट आएंगे, लश्कर तैयबा के एजेंट आएंगे, जैश मोहम्मद के एजेंट आएंगे, तो जब सिविल वॉर होगा तो भारत देश के मुसलमान आर्मी का साथ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम इतना हो चुका होगा कि तुमने धर्म देखकर मारा, तुमने ये देखकर मारा। ये टूरिज्म पर एक बहुत बड़ा अटैक क्या है, क्योंकि हम पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि POK को हम भारत देश में विलय करेंगे। पाकिस्तान नहीं चाहता POK भारत देश में विलय हो। अब जिस तरीके से कश्मीर की स्थिति बदल रही है, कश्मीर की स्थिति अच्छी हो रही है, POK भी चाह रहा है कि हम भारत में विलय हों। तो टूरिस्ट को मारने का सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़े और जो कश्मीर का अर्थव्यवस्था है वो गिर जाए। और अर्थव्यवस्था अगर गिर गई कश्मीर की, तो कश्मीर भी भिखारी बन जाएगा जैसे पाकिस्तान बना हुआ है, और फिर POK भी नहीं चाहेगा कि भारत देश में विलय हो। तो एक बहुत सोची समझी प्लानिंग है। और जो उन्होंने कहा है टेररिस्ट ने महिलाओं को कि जाओ कह दो, मोदी से कह दो, इससे कह दो, इन्होंने धारा 370 को चैलेंज करा है। लेकिन मैं भी बताना चाहता हूँ, धारा 370 हटने के बाद अगर ये मूवमेंट हुआ है तो ये मूवमेंट हुआ इलेक्शन को लेकर। पहले इलेक्शन नहीं हो रहे थे, पहले यूनियन टेरिटरी था, अब उमर अब्दुल्ला की सरकार आ गई है। सवाल दोनों सरकार पे उठ रहे हैं। पहलगाम एक इतनी खूबसूरत जगह जहाँ पे एक भी आर्मी वाला नहीं, एक भी पुलिस वाला नहीं, क्या वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे? बिल्कुल नहीं, वहाँ के लोकल लोग ही थे। तो उन लोकल लोगों को पनाह किसने दी? वहाँ पे पुलिस वाले मौजूद क्यों नहीं थे? वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्मी मौजूद क्यों नहीं थी?
तो इस पे इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए। अभी सरकार बैठक पे बैठक कर रही है, चलो अच्छी बात है, सोच तो रही है कम से कम, लेकिन ये जो इन्होंने एक घर को जला दिया कि पाकिस्तानी को पनाह दे रखी थी, अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि 27-32 जो हमारे मारे गए हैं उनका बदला 1000 गुना में लिया जाए, कि अगर 27 मारे गए हैं तो 27,000 से लिया जाए, 32 मारे गए तो 32,000 से लिया जाए। और अगर ये सोच रहे हैं भारत देश के बड़े बड़े फॉरेन मिनिस्ट्री कि यार यूएनओ में क्या जवाब देना पड़ेगा, विदेशों में क्या जवाब देना पड़ेगा, अरे इजराइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्या वर्ल्ड में? उसने, अगर मैं सही बता रहा हूँ, इस देश को मोदी जी नहीं बचा सकते, इस देश को सिर्फ 2 ही लोग बचा सकते हैं, या तो योगी जी या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ये दोनों ही आतंकवाद का खात्मा कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये सीन ऐसा हुआ होता कि योगी जी सेंट्रल में है और अगर ये 27 टूरिस्ट होते, तो जैसा आपने देखा होगा बड़े बड़े उसमें लिखा जाता है फ्री पैलेस्टाइन, वहाँ पे लिखा जाता है फ्री पाकिस्तान। लेकिन हम भारत वाले क्या करते हैं, उसमें फ्री पाकिस्तान के साथ साथ एक और वर्ल्ड जोड़ देते, फ्रॉम वर्ल्ड मैप, दुनिया के मैप से, दुनिया के नक्शे से ही पाकिस्तान को मिटा दिया जाए। तो हम कर सकते हैं यार। हम कहते हैं विदेश मीडिया चलाती है, भारतीय मीडिया चलाती है, अरे भारत देश तो बहुत ऊंचाइयां छू रहा है, विदेशों में हम भारत छा रहे हैं। क्यों छा रहे हैं? इसलिए छा रहे हैं कि हम बात करते हैं पीस की, हम बात करते हैं डिप्लोमेसी की, हम बात करते हैं डायलॉग्स की। G20 हुआ, हमने सारी बात इन सब चीज़ों को लेकर करी। यार हम हैं शांतिपूर्वक देश, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार को पैगाम है हम युवाओं का। अभी जिसपे राहुल गांधी और सारे विपक्षी दल साथ मिलकर इस पे उन्होंने वार्तालाप की, डिस्कशन किया इस पे, तो आप इसको किस तरह से देखो, अगर हमें सीखना है ना तो हमें इजराइल से सीखना चाहिए कि वहाँ का देश का विपक्ष भी, अगर उनके देश पे अगर कोई भी चीज़ आती है तो वहाँ का देश का विपक्ष भी इजराइल सेना के साथ खड़ा होता है। वो सवाल जवाब नहीं करता कि तुमने कितने सेनाओं ने कितने लोगों को मारा, कि इन्होंने कितने लोगों को मारा। अगर भारत देश में आतंकवादियों ने अगर हमारा एक टूरिस्ट को भी मारा, अरे अगर ये आतंकवादी इतने ही ताकतवर थे, हमारे आर्मी से लड़ते ना, क्यों बेचारे बेकसूर टूरिस्ट को मारा, बता देते कि हमारे आर्मी मैन कैसे हैं। लेकिन आपने जो कहा कि ये बैठक हुई है, अगर ये बैठक इसलिए हुई है कि हम सब मिलके पाकिस्तान को जवाब देंगे, हम सब मिलके टेररिस्ट को जवाब देंगे, तो ये बैठक अच्छी है। और अगर ये बैठक इसलिए हुई है कि भारत देश की आर्मी किसी देश में जाकर आतंकवादी हमले का जवाब देती है और हम इस पर कैसे सवाल खड़े करें, तो ये मेरे हिसाब से ये बैठक बहुत बेकार है। हमें सबको खड़ा होना चाहिए और हम सबको देखो, मैंने आपको बता दिया कि धर्म देखकर सिर्फ टारगेट इसलिए करा ताकि हमारे देश में सिविल वॉर हो। बांग्लादेश में देख लिया कि बंगाल में देख लिया किस तरीके से गंदा हाल हो रहा है। तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। अरे मैं मोदी सरकार को इसलिए अच्छा मानता हूँ कि उसने डिफेंस सिस्टम अच्छा करा, लेकिन मैं ये भी मान सकता हूँ अब कि मोदी सरकार से पावरफुल तो इंदिरा गांधी थी। 1971 में जब हमारी आर्मी इतनी मजबूत भी नहीं थी, तब भी उसने पाकिस्तान की छाती चीरकर 2 टुकड़े कर दिए, एक को पाकिस्तान और एक को बांग्लादेश बना दिया। हम तो अब तो AI आ गया, हमने इतने ड्रोन खरीद रखे हैं, हमने इतने AI सिस्टम खरीद रखे हैं, हमारी मिलिट्री इतनी अच्छी हो चुकी है, डिफेंस सिस्टम पे हमने इतना बजट खर्च करा है, तो क्या हम इतने भी सक्षम नहीं है कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को चुन चुन कर मारें? कौन जवाब देगा? इजराइल की कोई सुन रहा है? नहीं, सब चुपचाप बैठे हैं। तो इसीलिए अगर भारत देश अगर घुस जाएगा पाकिस्तान में बेकसूरों को छोड़कर, अगर आतंकवादियों पे हमला करेगा, तो मेरे हिसाब से जो वर्ल्ड कोर्ट है या इंटरनेशनल कोर्ट है या तमाम जो UN है, V2 पावर, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब भारत देश की तारीफ ही करेंगे। क्या हो तो भारत देश जैसा, वरना कोई देश हो ना। पुलिस का आतंकवादियों के साथ मिलने होने की वजह से ये हमला हुआ? हाँ बिल्कुल। देखो, हर चीज़ के 2 फैक्टर होते हैं। अगर वहाँ का कश्मीरी आर्मी में जाकर अगर वफादार निकलता है, तो वहाँ पे एक पुलिस वाला भी चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मोटा पैसा कमाने के लिए वो देश से गद्दारी भी कर सकता है। इस पर तो इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए कि जिन जिन लोगों ने गद्दारी करी है, क्योंकि गद्दारी तो हुई है मैडम। मतलब पहलगाम, मैं खुद मेरे जो दोस्त हैं उसमें एक व्यक्ति है, आशीष नाम है उसका, वो पहलगाम गया था घूमने, उसने फोटो वगैरह दिखाई थी, तो उसने कहा था जब हम पहलगाम घूमने गए थे, हमने वो पहाड़ियाँ देखी, हमने वो चीज़ें देखी, वहाँ पे सिक्योरिटी होती थी, चाहे आर्मी की हो, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो या फिर पुलिस वाले हों, लेकिन उस वक्त कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये सवाल उन पुलिस वालों पर भी खड़ा होता है। और ये जब से राज्य का दर्जा दिया गया है, तो जब से ये यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, तब से ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट जो CJI चंद्रचूड़ ने वहाँ पे कह दिया इलेक्शन करवाओ, उनको तो प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए और यूनियन टेरिटरी बनानी चाहिए, चाहे वो बंगाल हो
बंगाल में बहुत स्थिति बिगड़ी हुई है, बंगाल को भी यूनियन टेरिटरी बनाना चाहिए ताकि ऐसे आतंकवादी गतिविधियां ना हो। कश्मीर की रोजी रोटी तो टूरिज्म से थी और अब इस हमले के बाद लोगों के मन में डर बैठ गया है कि कश्मीर खतरे से खाली नहीं है, तो अब क्या लगता है कि क्या टूरिज्म पर असर? खतरे से खाली मैडम, कश्मीर बहुत सेफ है। अब तो बहुत आर्मी अलर्ट हो गई है। मैं कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आर्मी गद्दार है या वहाँ के सिस्टम गद्दार है। हमारा सिस्टम ठीक है, टूरिज्म पर प्रभाव पड़ेगा। तो मोदी सरकार को अगर चाहती है, ये मैं मोदी सरकार को कह रहा हूँ, सरकार के चाहे कितने भी मंत्री हो, कितने भी लोग हों, अगर वो चाहते हैं कि वहाँ का टूरिज्म बढ़े तो आपको पाकिस्तान में घुस के मारना होगा और भारतीयों को यकीन दिलाना होगा कि हाँ, कश्मीर जा सकते हैं। क्योंकि जब तक पाकिस्तान में घुस के नहीं मारेंगे तब तक आतंकवादी नहीं संभलेंगे, और जब तक आतंकवादी नहीं संभलेंगे तो भारतीयों के मन में तो डर रहेगा। तो अगर चाहती है मोदी सरकार भी खुद कि टूरिज्म बढ़े, हमारे देश का टूरिज्म बढ़े, हमारे राज्य कश्मीर का टूरिज्म बढ़े, तो मोदी सरकार को पाकिस्तान में घुस के मारना पड़ेगा। सबसे पहले तो कल जो पहलगाम नहीं गए हैं वो व्यक्ति अगर कोई टिप्पणी करता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत व्यावहारिक बात कर रहा है। कश्मीर में दो इलाके हैं, एक जम्मू है, एक कश्मीर है। जम्मू में आप बहुत आसानी से किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। कश्मीर का जो क्षेत्र है ना, वो बहुत बिखरा हुआ है, छोटे छोटे गांव हैं और हर गांव में हर जगह पे पुलिस रखना संभव नहीं है। दूसरी बात आपको देखनी होगी कि 1990 से कश्मीर में जो इकोनॉमी हुई है ना, वो 3 तरीके की इकोनॉमी है। जो कहते हैं कि ये टूरिज़्म उनके लिए कुछ नहीं है। पहला है कि इंडिया गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को देशभक्त बने रहने के लिए पैसे देती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्पॉट बॉय भी प्रोडक्शन मैनेजर है वहाँ पे, और प्रोडक्शन हाउस उसने खोल रखा है। दूरदर्शन से काफ़ी पैसे उन लोगों को मिलते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से उनको काफ़ी पैसे मिलते हैं, और तीसरा जो यूएन की संस्थाएं वहाँ काम करने जाती हैं वो काफ़ी पैसे देती हैं। मतलब एक आदमी एक सूचना 3 जगह बेच करके कमाता है, और वहाँ के लोग बिल्कुल ही निकम्मे नालायक नकारा हैं। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, बैठे बैठे पैसे कमाना है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो एक दूसरे को शेल्टर देते हैं, वो उस कारण से होता है। अगर सरकार चाहती है कि आतंकवादी गतिविधियाँ वहाँ ना हों तो सबसे पहले उनको ये 3 सोर्सेस हैं ना इनकम के, उसको रोकना होगा। खुद भी पैसा देने से रुकना होगा, अपने आप को बचाना होगा। पाकिस्तान से जो पैसे आते हैं उसको रोकना होगा, और आपको रोकना होगा आर्मी के तरीके से उनको जो पैसे दिए जाते हैं। जिस समय कि आलू हमारे यहाँ 40 रुपये था, भारत के दूसरे राज्यों में, मैं वहाँ पे था 43 दिनों तक, 3 रुपये किलो आलू उनको दिया जा रहा था, और 3 रुपये किलो आलू खरीद के वो सब्सिडी में 23 रुपये कमा रहे थे। ये इस तरीके की जो इकोनॉमी है ना, उसको रोकना पड़ेगा। वहाँ किलो के भाव में भारतीय रुपया, मैंने एक किताब भी लिखी है, नोटबंदी से नोटबंदी, किलो के भाव में भारतीय रुपये आपको दिए जाते थे। हमारी करेंसी जो है वो 300-400 एक ही नंबर की चलती थी। उसका कारण ये भी रहा है। और वो आता था पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से वो हिमाचल होता हुआ इस तरफ जाता था आपके राजस्थान की तरफ, और बांग्लादेश की तरफ से आता है तो वो मालदा वगैरह में से होता है। तो बंगाल से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ इंसर्जेंसी है, आसाम वगैरह जो बांग्लादेश से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ से इंसर्जेंसी है पाकिस्तान से जुड़े हुए क्षेत्र से। कुछ आपका म्यांमार जो है उस इलाके से आता है। तो जब आप करना चाहते हैं सबसे पहले इकोनॉमी उसकी डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, वहाँ के इकोनॉमी को आपको कंट्रोल में लेना होगा, उसके बाद ही आप आर्मी से कुछ कर सकते हैं। हमले के बाद सरकार ने सिंधु घाटी से पानी की रोक लगा दी है पाकिस्तान के लिए, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो जनता है वो तो मासूम है, उसका तो हमले में कोई हाथ नहीं है, तो उस पर इस तरह की क्रूएलिटी करना? नहीं, क्रूएलिटी ये नहीं है। ये सीधी सी बात है कि अगर मैं आपको कुछ देता हूँ जिसकी बदौलत आप हैं, तो आपको हमारा शुक्रगुजार होना होगा, एहसानमंद होना होगा। आप अगर एहसानमंद नहीं होते, शुक्रगुजार नहीं होते हैं, आप नमक हरामी करते हैं, तो आपको दंड दिया जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि पानी हम रोक रहे हैं, इससे पाकिस्तान को कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ना तो कृषि उनकी अर्थव्यवस्था में है, ना उनकी अर्थव्यवस्था में कोई उद्योग है। उनकी अर्थव्यवस्था में सिर्फ है कि वो टेररिस्ट कंपनी खड़ा करते हैं, वहाँ से टेररिस्ट पैदा करते हैं, उसको वो बेचते हैं। उनकी इकोनॉमी में 83 से 84% जो है ना इनकम जो है इसी तरीके से आता है। और जो उनकी इकोनॉमी है उसका ज़्यादा पैसा उनके जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो लेकर के निकल जाते हैं। जर्मनी वगैरह में उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज की तारीख में आप देखिए कि स्टील के बिजनेस में सबसे बड़ा तीसरा व्यापारी विश्व का कौन है? नवाज शरीफ। लक्ष्मी मित्तल उसके सामने कुछ भी नहीं। तो आपको उन सारी चीज़ों को काटना पड़ेगा।
तो आपको रोकना ही चाहिए। और क्रूएलिटी कुछ नहीं होती है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यापार होता था मेवे का, कॉटन का, नमक का, तो वो उस पर रोक लगने के बाद तो ये सब चीज़ें भारत में महंगी हो जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों का देश पर क्या असर है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बताऊं कि जो ये बता रहे हैं ना, वो गलत बता रहे हैं। दुमका जैसा एक छोटा सा क्षेत्र है झारखंड में, 300 रुपये किलो काजू बेचता है वो। आप 900 रुपये किलो यहाँ पे सस्ती मंडी बता रहे हैं, ये खारी बावली। 300 रुपये किलो आपको दुमका के बाज़ार में काजू मिलेगा। काजू हुआ, किशमिश हुआ, मुनक्का हुआ, ये आपके नागपुर पूरे क्षेत्र में जाएँ। मुश्किल क्या है कि हमने अपने देश को नहीं देखा है, इसलिए हमको उसकी शक्ति का पता नहीं है। और कोई भी कुछ नैरेटिव देता है तो हम उस नैरेटिव पे बहकते चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मावा और मेवा में यदि फ़र्क आएगा तो 10 से 15% की यदि वृद्धि भी होती है तो कितने लोग खाते हैं। बहुत से विपक्षी दल एक साथ सर्वदलीय बैठक करके इस पर एक डिसीजन लेना चाहते, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि इस विपक्षी दलों का एक साथ आना हमले के बाद? नहीं, इस हमले के बाद सारे दलों को एक साथ आना चाहिए। विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। भारत की सीमाएं जो हैं उस पर कोई अतिक्रमण होता है। आप यदि हमारे ऊपर बार बार आक्रमण कर रहे हैं तो आपको दंडित करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि इस हमले के बाद से मैं तो चाहता हूँ कि तुरंत हो जाए, लेकिन इस हमले से ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारी सीमा जो विस्थापित होकर के कहीं चली जाएगी। अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि हमारी सांस्कृतिक राष्ट्र की परिभाषा है। अलग अलग समय में हम 500-600 भी रियासतें रही हैं, तो सांस्कृतिक रूप से हम बंधे थे। तो सांस्कृतिक बंधन जो था, उस बंधन को लेकर के आप अखंड भारत की कल्पना कर सकते हैं, उस बंधन को लेकर के आप चल सकते हैं, उसके आधार पे आपकी इकोनॉमी चलती है। 1930 में जीडीपी का शब्द जो है ना डिक्शनरी में आया। उससे पहले तो जीडीपी नहीं था, तो क्या इकोनॉमी नहीं थी क्या? ये वेस्टर्न पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक्स जो थॉट है ना, वो हमारे देश से हमको गद्दारी करने के लिए जो है ना प्रोवोक करते हैं। संपन्नता और समृद्धि के बीच का अंतर जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन आपको लगेगा कि हमको समृद्ध नहीं बनना है, संपन्न बनना है। और संपन्न हम जब बनते हैं तो संतुष्टि सूचकांक होती है हमारी। तो सारी बातों को लेकर के आप चलेंगे तो आज सबसे पहला मामला है कि राष्ट्र प्रथम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और बार बार आप यदि दया दिखाते रहेंगे तो भाई पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार क्षमा याचना की थी, लेकिन क्या हुआ? क्षमा दिया याचक को, क्या हुआ? उन्होंने अगर क्षमा ना किया होता, उन्होंने दंड दिया होता, तो हम मुगल ये सब नहीं देखते, हमारी संस्कृति नहीं नष्ट होती, हमारे कुछ भी नष्ट नहीं होते। तो क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सब जो हैं वो नकली मुसलमान हैं। इनको तो सऊदी अरब के लोग भी मुसलमान नहीं मानते। तो आप यदि ये बात कह रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आम जनता, कोई आम जनता नहीं है। उन्होंने एक फैक्ट्री खोल रखी है, और ये आतंकवादियों को सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, आपके पास पैसे हों आप हायर कर सकते हैं, वो भेज देंगे आपके लिए किसी को मारने के लिए। तो ये इंडस्ट्री ख़त्म करना पूरी मानवता के लिए है और भारत को करना चाहिए। कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ रहे हैं, और कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि वहाँ सुरक्षा की कमी थी इसलिए ये हमला हुआ, या कुछ कश्मीरियों ने आतंकियों को पनाह दी। तो आपको क्या लगता है कि धर्म से जोड़ना इसे सही होगा? नहीं, धर्म से जोड़ना ही चाहिए। आप ये बताएं कि एक ही मजहब का आदमी जो है वो आतंकवादी क्यों है? पूरी दुनिया में, मैं भारत के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में। चाइना उससे परेशान है, जापान परेशान है, अमेरिका परेशान है, इंग्लैंड परेशान है, जर्मनी परेशान है, फ्रांस परेशान है। सारी दुनिया जहाँ वो लोग गए हैं वो परेशान क्यों करते हैं? चाइना तो पाकिस्तान का समर्थन नहीं करता है। वह अपने तरीके से ना चाइना सीधा है, आपको कर्जा देता है, आपकी संपत्ति छीनता है चाइना जो है। और चाइना कोलैप्स कर रहा है बहुत तेज़ी से। मैं आपको बता रहा हूँ 237 के आसपास में चाइना यदि 10-12 देशों में न बढ़ जाए तो आप मेरा नाम नोट कर लीजिएगा और मुझे लिख दीजिएगा कि आपने गलत कहा था। उनकी इकोनॉमी उस जगह पे जा रही है, सैचुरेशन से अब वो डाउनग्रेडेड हो रहे हैं। आज हम बढ़ रहे हैं तो हमको रोकने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। तो धर्म तो निश्चय ही एक पक्ष है। और उनके जो किताबें हैं, यदि कोई कहता है मैं मोहब्बत साहब के मरने के लगभग 73 साल के बाद कुरान लिखी जानी शुरू हुई थी, तो कैसे कोई भी बात मान लेगा कि कुरान में ये कहा गया था? कुरान के भी 3 वर्जन हैं, कौन सही होगा? तो ये सारे, अब उस पर यदि आप बात ही नहीं करेंगे कि उसमें नुक्ता भी बदल नहीं सकते, तो अगर आप बदल नहीं सकते तो मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। हर बार तो मैं मार खा के नहीं बैठ सकता हूँ, हमें भी आक्रामक होना पड़ेगा और हमें आक्रमण करना पड़ेगा। हाँ, ये स्टार्ट है। पहलगाम हमले पे जो जिस तरह से लोग उसे हिंदू धर्म से
जोड़ रहे हैं, वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सुरक्षा की भारी कमी की वजह से यह हमला हुआ। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब मैं ये नहीं कह सकती कि सुरक्षा के कारण जैसा भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब हमको ऐसा लग रहा है कि हमें अब हिंदुओं को डर डर के रहना पड़ेगा, या तो हम भी कन्वर्ट हो जाए, मुस्लिम बन जाए, तो हमारी जान सेफ में रहेगी। ऐसा लगता है कि हमको भी अब अपना धर्म बदल लें और सेफ हो जाए हम भी। अगर हम हिंदू धर्म को पूछ करके हमला हो रहा है तो ऐसा ही करना पड़ेगा आगे चल के, ऐसा लगता है। तो क्या अब लोगों के मन में यह भाव उत्पन्न होगा कि क्या अब कश्मीर खतरे से खाली नहीं है, हमें कश्मीर घूमने ही नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से टूरिज्म पे गहरा असर है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डर लग रहा है। अब कश्मीर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना गलत हुआ है, इतना गंदा काम, घिनौना काम हुआ है वहाँ पर कि बहुत डर लग रहा है। हमले के वक्त आतंकवादियों ने धर्म पूछा, तो आपको क्या लगता है कि यह आतंकवाद, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद या इस तरह के हमले का कोई धर्म नहीं होता, और साथ ही लोग कह रहे हैं यह सुरक्षा की कमी की वजह से हुआ यह हमला? देखो, ये सब बेकार की बातें हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये तो भाईचारा और की तरह ही एक वाक्य है। उन्होंने धर्म पूछ के मार रहे हैं और आप कह रहे हो नहीं आप जब मरते हैं तो इनका कोई धर्म नहीं होता जी। उनका तो धर्म है, वो तो अपना धर्म निभा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमारी कुरान में लिखा हुआ है। कहाँ धर्म नहीं है बताओ मुझे, खुल के कह रहे हैं। वो तो हमारी कुरान में लिखी है चीज़ कि मारो काफिरों को। फिर अभी हमारे पप्पू भाई, जिसको राहुल बोला जाता है, वो जातीय गणना करवा रहे थे हिंदुस्तान में। जातीय गणना करवाओ, ठीक है, लेकिन एक जाति और जोड़ दो उसमें काफिर। वो जो काफिर शब्द है उसमें सारी जातियां आ गई। हर हिंदू काफिर है उनके लिए, तो काफिर बोल दो ना एक जाति हिंदुओं को, कुछ कहो ही ना। कोई फिर आतंकवादियों ने जो चुन चुन के हिंदू मारे हैं उनसे पूछा है तू शर्मा है, तू ठाकुर है, तू चमार है, तू भंगी है, तू गुज्जर है, तू दलित है? किसी से नहीं पूछा। उसने सिर्फ क्या है, तू हिंदू है। हिंदू को मार दिया। आज ये उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है जो हिंदुओं को विभाजित कर रहे हैं। क्या दलित को, समाज को विभाजित करते हैं कि दलित में बांट दिया, ब्राह्मण में बांट दिया, चमार में बांट दिया, और ये खुश होते हैं क्योंकि इनकी अपनी एक साजिश है, हिंदुओं को बांटो और इन पर राज करो। जो अंग्रेज कर रहे थे वो ये कर रहे हैं। आज के हिंदुस्तान कल भी गुलाम था, आज भी गुलाम है, लेकिन जब से मोदी साहब आए हैं तब से ये चीज़ें दूर हो रही हैं देश से, और ये बिलबिला रहे हैं, विपक्षी भी बिलबिला रहे हैं और दूसरे मुल्क भी बिलबिला रहे हैं। हिंदुस्तान जो तरक्की कर रहा है मोदी के राज में, ये इनसे सुहा नहीं रही, देखी नहीं जा रही, और इस किस्म के षड्यंत्र रच के हिंदुस्तान को पीछे हटा रहे हैं। पाकिस्तानी एक्टर्स की फिल्में जो कि इंडिया में रिलीज़ होने वाली थी, उनको भी बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है, और साथ ही कई पाकिस्तानी कलाकारों के पास भारतीय नागरिकता भी है। तो क्या लगता है कि आपको उस पर भी रोक लगेगी या लगाई जाएगी? बिल्कुल। उनकी पाकिस्तानी कलाकार ये कहते हैं कि कलाकार तो कलाकार होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक धर्म है जिसे वो मानते हैं। आप उनसे पूछो हमें क्या कहेंगे तो वो कहेंगे काफिर। तो मैं ये कहता हूँ कि उनकी पिक्चरें और उनके सभी चीज़ों को, सभी धंधों का बायकॉट करना चाहिए। जब तक अपनी इस जिहादी मानसिकता से वो छुटकारा नहीं पाते तब तक हम उनके साथ भाईचारे की तरह नहीं रह सकते। अगर जो भाईचारे का शब्द है तो हम चारा हैं और वो भाई हैं। अब आप देख लो, इसमें ये भाईचारा नहीं चलने वाला और हिंदू जागृत हो रहा है। सदियों से हिंदू लुट रहा और कटता पिटता आया है। वो बात यही है कि हिंदू को डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। अब इस जातिवाद से बाहर निकल के हिंदू को एक संगठित होना चाहिए। और काफिर शब्द बहुत अच्छा है हिंदू के लिए। काफिर शब्द में सब जातियां आ गई। हमें तो काफिर कह दिया उन्होंने। ना कोई भंगी है, ना चूड़ा है, ना चमार है, सब काफिर है। तो इस चीज़ को समझो, काफिर किसे कहा गया? सिर्फ हिंदू को काफिर कहा गया। सर, जैसे कि पहलगाम हमले पर सरकार ने हमले के तुरंत बाद ही लगभग पाँच सख्त निर्णय लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो निर्णय सही थे या सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? देखिए, सरकार पूरी समझदारी के साथ निर्णय ले रही है, सख्त कदम उठा रही है और जो बेहतर हो सकता है वो कर रही है। लेकिन मैं यहाँ इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे जहन में एक चीज़ बिठाई गई है, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। और इसी के वाक्य के चक्कर में पड़ के
हमारे जो जितने भी घूमने वाले हैं और पिकनिक जाने वाले हैं और हनीमून पे जाने वाले हैं वो कश्मीर चले जाते हैं बहकावे में, और वहाँ जाके गोलियों का और आतंकवादियों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ये तो यही बात हो गई कि जो है बकरा खुद शेर की मान में आ रहा है तो शेर क्यों उसे छोड़ देगा, क्या खाएगा। रही बात इंटेलिजेंस फेलियर की, तो ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था और वो चुपचाप आतंकवादी वहाँ 4 या 6 आए और 4 और 6 तो फील्ड में थे, बाकी उनके पीछे कितने थे ये आप ये देखो। मैं तो कहूँगा कि जितने भी कश्मीरी वहाँ पे हैं उन्होंने सभी ने उसका साथ दिया। और आज हमारी हिंदुस्तान सरकार ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका है तो ये बहुत अच्छा है। बिना गोली और बम के ये मर रहे हैं, मर जाएंगे, पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। जब पीने को पानी नहीं है तो खाने को रोटी नहीं होने की उनके पास, तो ये बहुत अच्छा उपाय है। और ये पहले की जो नपुंसक सरकार थी वो उसने कभी नहीं करा, और मोदी सरकार ने जो ये निर्णय लिया है हम इसका समर्थन करते हैं और ये बहुत अच्छा निर्णय है। और अच्छे जो और सख्त कदम है वो आने वाले टाइम में आपको और अच्छे मिलेंगे, देखे जाएंगे। सर, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक रिश्ते थे और सिंधु घाटी रोकने के बाद वहाँ से कॉटन आता था, मेवे आते थे, नमक आते थे, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर पड़ेगा? देखो, कोई भी देश अपने बल पे जिंदा नहीं रह सकता, उसको विश्वव्यापी बाजार से खरीद फरोख्त करनी पड़ती है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो अफ़गानिस्तान हो। क्या हमारे पास अफ़गानिस्तान से मेवे नहीं आते? क्या हमारे पास ढाका से मलमल नहीं आती? इसी तरीके से पाकिस्तान से भी आती जाती है। ठीक है, लेकिन वो हिंदुओं को काफिर ही कहेंगे। आप उनको कितना ही खिला लो, चीनी हमारे यहाँ हिंदुस्तान से जाती है, वहाँ कितनी चीनी खिला लो मगर वो कड़वा उगलेंगे, जहर उगलेंगे, काफिर ही कहेंगे वो। और इस चीज़ को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या उम्मीद करते हो सरकार से? सरकार से टाइम ऐसा नहीं होने का, क्योंकि हम टूरिस्ट लोग घूमने के लिए, खुशी मनाने के लिए आते हैं, तो ये अचानक ऐसा हुआ तो बहुत दुख लगे। तो अब लोगों के मन में डर है कि कश्मीर जाना खतरे से खाली नहीं है, तो क्या लगता है कि आप खुद कश्मीर जाओगे या अपने? अभी इतना जल्दी तो नहीं जा सकते, अभी ऐसा ही हम भी गोवा वाले हैं, गोवा से आया तो इधर घूमने के लिए दिल्ली में आया, तो ऐसा हमारे गोवा में भी होगा तो बहुत लोग तो डरेंगे। ऐसा लोग इसे धर्म से जोड़ रहे हैं क्योंकि आतंकवादियों ने हमले के टाइम पे धर्म पूछा, तो क्या लगता है कि ये धर्म से कुछ मतलब इस हमले का धर्म से लेना देना है या सुरक्षा की कमी है? लोग ऐसा भी कहते हैं। एक्चुअली धर्म के बारे में एक्चुअली ये नहीं हो, क्योंकि हम सब लोग एक है, एक खून है, क्योंकि हमारे क्रिश्चियन में, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन में हम सबको हमारा प्रीस्ट भी ऐसे पूछते हैं कि खुद भेदभाव नहीं करने का, क्योंकि हम भारत क्या ये है, तो हम सबको हक है आप अपने धर्म जीने का, ये करने का अधिकार है। कर्म होने चाहिए, कर्म होना चाहिए, तो वही सब धर्म। 5 बार नमाज पढ़ने से ये नहीं होते, तो उसके लिए कर्म अच्छा चाहिए। कर्म अच्छा है तो 5 बार नमाज क्या 6 बार भी नमाज पढ़ सकते। सिंधु घाटी से पानी रोक देना, पाकिस्तान में पानी का नहीं जाने देना, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के लोगों पर जो असर पड़ेगा पानी के नहीं पहुँचने से, ये क्या बंद नहीं करने का? क्योंकि सबसे पहले पानी घर रहने के लिए वो हमारा इंसान की ये है ना, तो ऐसा है मेरे ख्याल से वो पानी बंद नहीं करने का, उसका निर्णय लेने का और एक थोड़े लोगों के लिए सब इसको ये करने का ये नहीं, अधिकार नहीं किसी को। पाकिस्तानी एक्टर्स का जो फिल्में हैं उनका भारत में बॉयकॉट हो रहा है और साथ ही कई पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर्स या सेलिब्रिटीज़ का भारत की भी नागरिकता है, तो क्या लगता है आपको कि उन पे भी रोक लगाई जाएगी या आप किस तरह से देखते हैं? लगाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ का नहीं ना, ये कंट्री का नहीं, उसका नहीं, और वो गद्दारी करते तो और अच्छा नहीं। पहलगाम पे जो आतंकी हमले हुए जिसके बाद सरकार ने 5 कड़े नियम लिए पाकिस्तान के खिलाफ, आपको क्या लगता है कि वो नियम सही हैं या आप उनसे मतलब आप उनके समर्थन में हैं? जो भी गवर्नमेंट, इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, सो वॉट एवर द गवर्नमेंट इज टेकिंग द स्टैंड, इट इज़ वेरी ट्रू, दैट्स द राइट डिसीजन टू बी टेकन। जैसे पाकिस्तान इतना होने के बाद, इवन इन देयर वर्स्ट सिनेरियोज दैट दे आर गोइंग थ्रू, दे आर स्टिल
द फोकस इज़ कम्प्लीटली ऑन इंडियन कश्मीर। अरे उनको खाने का पीने का कुछ नहीं है पाकिस्तान में, और पूरा जम्मू कश्मीर पे पड़े हैं। इतना दिमाग नहीं है तो when the saying says that, and if you cannot tell it by mouth, then you have to use your hand. करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही नहीं, सबको, everyone has to take a stand on it. And more than the enemy, I feel the enemy is not in the border, they are also inside India. हर लोगों को अपने आजू बाजू देखना पड़ेगा. If people in Pahalgam में, if they would have understand that people who are roaming around with rifles are not normal people, this wouldn't have happened, right? People have to be very aware, and हर जगह कहीं पे भी जाओ, be little aware क्या हो रहा है, आजू बाजू कैसे लोग हैं. We have to be more aware about it. People who are Muslim they have divided, and they have only killed non-Muslims, right? It's very clear about that. तो अब लोगों के मन में ये भी डर रहेगा कि कश्मीर जाना खतरे से खाली नहीं है, तो आपको लगता है कि कश्मीर के टूरिज्म पे भी असर पड़ेगा? आप इसका समाधान आप बोलो. जब ये आर्टिकल पूरा वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल इज़ ऑन फायर. आप केरला जाओ, पूरे केरला ऐसा है. जम्मू कश्मीर में अभी पहले से ही है, अभी एक बॉम्ब इसकी वजह से बाहर आया. लेकिन हर जो भी स्टेट, I don't want to name the states, but people know which states are burning and why it is burning. तो जैसे कि सिंधु घाटी पे मतलब पानी पे रोक लगा दी, उसके साथ ही कि पाकिस्तान से बहुत से व्यापार चलते थे इंडिया में, जैसे कॉटन का आना, मेवा का, नमक का और भी बहुत सारी चीज़ों का, तो आपको क्या लगता है कि इस पे व्यापार पे क्या असर पड़ेगा? व्यापार पे असर पड़ना चाहिए, स्पेशली one thing is very it's like a comedy show. India, because Pakistan is doing all this thing, India has taken a strong stand by taking these 5 decisions to completely stop the business with Pakistan. But Pakistan ka India ka exports are just like 0.5 million or something, and they are also banning their own exports. Is like it's a comedy show for them. We have to stop the business with Pakistan, that is for sure. Even matches we have to stop playing with them. Only with a friend, true friend, or even the saying English says goes like this, right? A true enemy is better than a wrong friend. So if that is the case, they are nowhere. They are not even a good friend. Enemy be they are not even suitable to be an enemy. So we have to stop all the business with Pakistan. पाकिस्तान की फिल्में, पाकिस्तानी एक्टर्स जो यहाँ के कई फिल्में बॉलीवुड के साथ भी करते हैं, उनके बॉयकॉट की मांग की जा रही है, तो ये कहाँ तक सही है? ऑब्वियसली सही है. अपने आप जो भी दे डोंट हैव एनी स्टैंड ऑन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. अपने आप कुछ भी लगा के यहाँ पे, एंड दे आर रिलीजिंग इन इंडिया ओनली फॉर मनी पर्पस. दे डोंट हैव एनी अदर इंटेंशन. We cannot encourage this kind of behavior with India, right? So it has to be stopped. बहुत सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के पास भारत की नागरिकता भी है, तो क्या लगता है कि उन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए या उनकी नागरिकता को भी कैंसिल करना चाहिए? हाँ, नागरिकता तो कैंसिल करना ही चाहिए. नॉट इवन पाकिस्तान, इवन बांग्लादेशियों का भी कैंसिल करना चाहिए. इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम बोथ द बॉर्डर्स. बांग्लादेशियों का बहुत सारे लोग इंडिया में आ रहे हैं विदाउट प्रॉपर पासपोर्ट्स एंड वैलिड पासपोर्ट्स. यहाँ आने के बाद यहाँ पे दे आर टेकिंग अप जॉब्स. वहाँ के उनकी फैमिली सारे बांग्लादेश में है. दे आर ओनली मर्द यहाँ पे आ रहे काम के लिए, और बिकॉज दे डोंट हैव फैमिली, दे आर डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट. दे आर नॉट following the norms of the country. Just think about it. You don't have to ask me. You yourself think about this. Itna partition happened for a religious purpose, and these Hindus in Pakistan are इतने साल इतना होने के बाद भी they want to stand on their dharma or whatever religion, either Hindu or Christians. ऐसा लोग they are not safe in Pakistan. अपने खुद के लोग जम्मू में जब they are not safe, people who are of non-Muslim religions in Pakistan, we have to give them support, right? उनको आना चाहिए. We can keep them back in India. 26 लोगों की लिस्ट जो आई जिनकी हत्या हुई, तो उनमें 2 नाम मुस्लिमों के भी थे, तो इसे सिर्फ धर्म के आधार पर जोड़ना सही होगा या नहीं? क्योंकि हमले को लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे भारी सुरक्षा की कमी भी थी, जहाँ पर वहाँ पे पुलिस की तैनातियाँ रहती थी, उस दिन नहीं थी वहाँ पे. तो आपको क्या लगता है कि ये सोची समझी प्लान्ड
हमला था जो ये हुआ? फॉर श्योर दिस इज़ प्लान्ड हमला है। बहुत सारे जो न्यूज़ आ रहे हैं, पहले कुछ दिनों में पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस हैं, they have come out with a certain sentences or statements which actually point out that something was being cooked behind, and this is ऐसा ही नहीं हुआ है, and many people inside the country are also supporting this kind of people, इसीलिए इसकी वजह से ही हुआ है। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि कोई बड़े एक्शन की डिमांड जो? See, from my point of view, government always comes second. It is the citizen of India, and every person should be alert everywhere. आपके आजू बाजू क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, just keep an eye on it, be vigilant about it. If something goes wrong, come out in the public and report it to the police, or come as a group and see to it that whoever, see, if I am in a wrong path, my friends or someone has to come out and show me the direction. यदि ऐसे ही कहीं पे भी, अभी वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, if everyone keeps a strong eye on these kind of people, we can actually catch the culprit. सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।